बीते 10 सालों में रंगमंच की दुनिया में चमका है एक ऐसा नाम जिसने आधुनिक रंगमंच को आज के युवाओं से जोड़ दिया। अपने शानदार लेखन और निर्देशन से और अपनी रचनात्मक सोच समझ से रंगमंच की दुनिया में एक ऐसा तूफान लेकर आया ये शख्स कि बदहाली की कगार पर खड़े इस मीडियम ने शहर दर शहर मंचन के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। आज यही दमदार कलाकार हमारे शो का मेहमान हुआ है। आप बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त, अपने साथी सजीव सारथी के साथ, क्योंकि एक मुलाकात ज़रूरी है आज लेखक निर्देशक अतुल सत्य कौशिक के साथ। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। दोस्तों वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर। बीते 10 सालों में रंगमंच के सबसे चर्चित नाम रहे अतुल सत्य कौशिक की कहानी पर आधारित है हाल ही में जी5 में प्रदर्शित फिल्म रात बाकी है। यानी आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो कलाकार हैं, उनकी शानदार एंट्री फिल्म जगत में भी हो चुकी है। तो स्वागत कीजिए अतुल सत्य कौशिक का। अतुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद सजीव जी, मुझे रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस खूबसूरत मंच पर बुलाने के लिए और अपने श्रोताओं तक मेरी बात, मेरा अनुभव पहुंचाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस मंच के ज़रिए, रेडियो प्लेबैक इंडिया के ज़रिए अपनी बात आपके श्रोताओं तक रख रहा हूं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अमेजिंग इंटरेक्शन। थैंक यू। पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट रहे। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन करी। फिर अचानक ये पैसों की दुनिया को छोड़कर आप आर्ट की दुनिया में कैसे आए? जी, इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो कि मैंने ये ट्रांजिशन कैसे किया, और आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, पैसों की दुनिया और आर्ट की दुनिया। इस पर मैं अपने जवाब के दूसरे हिस्से में आता हूँ। तो वो हुआ यही कि जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड तक जिस स्कूल में पढ़ा, वो हिंदी मीडियम स्कूल था। वहाँ पर हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी पर निबंध सुनाते थे, मंच पर जाकर कभी कविताएं सुनाते थे। तो 8वीं 9वीं क्लास तक आते आते लगा कि अब ये निबंध और कविताएं बहुत हो गया, इन सब ख्यालों को, इन सब विचारों को संवादों में ढालकर एक नाटक बनाया जाए। तो नाटक की तो कुछ समझ थी नहीं, कोई ट्रेनिंग थी नहीं, हम 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे थे। तो कभी बॉर्डर फिल्म का कोई सीन देखकर उसको लिख लिया कागज़ पर, और उन संवादों को याद करके कोई सन्नी देओल का किरदार उठा लिया, किसी ने सुनील शेट्टी का उठा लिया। इस प्रकार से 2-3 साल नाटक किए। उसके बाद जब 11वीं 12वीं में कॉन्वेंट स्कूल में आए, वहाँ भी जिद रही नाटक करने की, तो अपने प्रिंसिपल मैम से लड़ झगड़ के ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू करवाई। वहाँ 2 साल नाटक किए। उसके बाद जब बड़ा परिवर्तन आया, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन हुआ। मेरा सौभाग्य था कि ऐसा हो पाया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो थिएटर सर्किट है वो बहुत एक्टिव है। उसने इस देश को बहुत बड़े बड़े कलाकार दिए हैं। फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा हो, बहुत सारे कलाकार, शाहरुख खान हो, बहुत सारे कलाकार दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले हैं। तो उस वहाँ का थिएटर सर्किट बहुत एक्टिव था। तो हमने लगातार 3 साल दबा के थिएटर किया, नुक्कड़ नाटक भी किए, मंची नाटक भी किए, और साथ साथ मैंने अपनी सीए की पढ़ाई भी सेकेंड ईयर में शुरू कर दी थी। लेकिन ये तय हो गया था कि मैं जीवन में जो भी करूँगा, सीए करूँ चाहे लॉ करूँ, थिएटर मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा ज़रूर रहेगा। तो उसके बाद कॉलेज से पास आउट होने के बाद 2006 में मैंने बहुत कोशिश की कि थिएटर एजुकेशन को फॉर्मली भी लिया जाए। उसके लिए चाहे मेरे को अपनी सीए की पढ़ाई आदि छोड़नी पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार था। तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अप्लाई किया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना में अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर चंडीगढ़ में, इस प्रकार जगह जगह अप्लाई किया। लेकिन मेरे साथ थोड़ी शारीरिक समस्या थी, मेरे पैरों में पोलियो की तकलीफ़ है, तो उस वजह से मेरा एडमिशन कहीं हो नहीं पाया। और किसी न किसी ज़ुबान में ये कहा गया मुझे, थोड़ा उस पे शुगर कोटिंग करके, कि आप थिएटर नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने मन यही उनसे जवाब दिया कि, और अपने मन में बात कही कि आप इतना तय कर सकते हैं कि आप मुझे थिएटर या फिल्म बनाना नहीं सिखा पाएंगे, मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा ये आप तय नहीं कर सकते। तो उसी जज्बे को मन में रख के मैंने अपनी सीए की पढ़ाई जारी रखी। 2010 में उसको मुकम्मल किया। उसके बाद 2013 में लॉ की पढ़ाई मुकम्मल करी। और साथ साथ मैंने अगले 3-4 साल में दिल्ली में जितने भी नाटक हुए वो देख डाले, एक भी नाटक नहीं छोड़ा। क्योंकि नाटक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट के में की 4 दीवारी के भीतर जितने मर्जी अच्छे नाटक तैयार कर लें, उनको दिखाने के लिए आपको अपनी 4 दीवार से बाहर आना पड़ता है। और वहाँ मुझे कोई रोक नहीं सकता आपका नाटक देखने से। तो मैं, और किसी नेगेटिव फीलिंग से नहीं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग से नाटक देखे। जो भी नाटक देखते हैं जाते थे, उससे पहले उसको पढ़कर जाते थे। तो
इस प्रकार से अपने आप को सेल्फ ट्रेन किया, पढ़ाई भी चलती रही और कभी ऐसी तकलीफ आई नहीं कि पढ़ाई की वजह से थिएटर छोड़ना पड़े या थिएटर की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़े, क्योंकि उस समय टाइम की स्लॉटिंग बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते थे। अब भी कोशिश करते हैं कर पाने की, पर अब उतना नहीं कर पाते हैं कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तब पढ़ाई ही कर रहे हैं और जब थिएटर कर रहे हैं तब थिएटर ही कर रहे हैं। तो 2009 में मैंने अपनी संस्था बनाई जिसका नाम है द फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी, और तब से लेकर अब लगभग 11-12 साल हो गए हैं। और जो दूसरा सवाल था पैसे की दुनिया और आर्ट की दुनिया, यही तो लड़ाई है सर कि आर्ट की दुनिया और पैसे की दुनिया कभी अलग हुई नहीं, क्योंकि आर्ट करने के लिए, लोगों तक आर्ट पहुंचाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है और फिर उस आर्ट पहुंचा देने के बाद वापसी भी पैसे चाहिए होते हैं ताकि अगली बार हम कोई नई आर्ट, कोई नया नाटक, कोई नई फिल्म लेकर आ पाएँ। वही लड़ाई 10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं कि थिएटर को कैसे कमर्शलाइज़ किया जाए और लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि थिएटर करने में भी खर्चा होता है, थिएटर को जारी रखने में भी खर्चा होता है। तो इसलिए अगर आप देख रहे हैं, आप उस एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए पैसा दीजिए, खुशी दीजिए, ताकि अच्छा थिएटर आप तक पहुंचता रहे और ये पैसे की दुनिया और आर्ट की दुनिया एक हो जाए। जी अतुल, और जिस तरह से आपने कामयाबी के झंडे गाड़े रंगमंच की दुनिया में, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी आपको उस वक़्त मना किया होगा, वो आज यकीनन आपकी इस कामयाबी को देखकर हैरत में पड़ गए होंगे। मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि आपकी इन भावनाओं को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ख़ैर, एक मुझे बात बताइए कि आपने कमर्शियलाइज़ेशन की बात करी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अरुण गोविल को कास्ट किया रामायण के लिए, इसी तरह से आपने नीतीश भारद्वाज को कास्ट किया चक्रव्यूह के लिए। तो ये इन लोगों की जो एस्टेब्लिश इमेज है, इसको भुनाने की कोशिश थी, या आपको लगता था कि इनसे बेहतर शायद मुझे कोई और नहीं मिल पाएगा इन रोल के लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझसे कई बार पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे-अच्छे कलाकार हैं जो इन किरदारों को और अच्छे से भी निभा सकते हैं, तो क्यों बार-बार उन्हीं चेहरों के पीछे जाया जाए जो 30 साल से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर देखिए सबसे अहम बात ये है कि नाटक जो है वो पीपल्स प्लेटफ़ॉर्म है, वो जनता का मंच है और नाटक कामयाब तब होता है कि जब जनता उस नाटक को देखने आए और बार-बार देखने आए और हमारे जो कलाकार हैं जिनको हम 10-12 साल से ट्रेन कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका काम, उनकी मेहनत लोगों तक पहुँचे। जब हमने शुरुआत में नाटक करने शुरू किए 2009-2010 में, तो जो लोग आ रहे थे, हमारा नाटक देख रहे थे, वो बहुत खुश हो रहे थे नाटक को देखकर, नाटक के कंटेंट को देखकर, नाटक की परफॉर्मेंस को देखकर, और ये कह रहे थे कि नए प्रकार के नाटक आप लोग कर रहे हैं, ऐसे नाटक नहीं देखे जा रहे हैं, और बहुत तारीफ़ें मिल रही थी जो लोग आ रहे थे। लेकिन तकलीफ़ ये थी कि जो लोग आ रहे थे उनकी संख्या बहुत कम थी, बहुत कम लोग आ रहे थे और नाटक में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर पाएँ। उस समय तो बिल्कुल नहीं थे कि बड़े-बड़े होर्डिंग लगा दिए जाएँ और इश्तिहार डाल दिए जाएँ, और इश्तिहार लगाने के बावजूद भी, होर्डिंग लगाने के बावजूद भी घर से निकलना, थिएटर में जाना, 200, 300, 400, 500 रुपए खर्च करना, नाटक का टिकट लेना एक बड़ा फ़ैसला होता है जो आज तक भी हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में, हमारे खासकर नॉर्थ इंडिया के कल्चर में, परिवारों के बजट में, परिवारों के एंटरटेनमेंट बजट में, एंटरटेनमेंट आइटनरी में नाटक देखना नहीं होता है। वो हद से हद क्या करते हैं, अपने बच्चों को घुमाने के लिए चिड़ियाघर, अप्पू घर ले जाते थे उस टाइम में, फ़िल्म दिखा लाएँगे आजकल के टाइम में, वाटर पार्क्स बन गए हैं, मॉल्स में ले जाएँगे, नाटक भी दिखाया जाएगा बच्चों को या अपने परिवार को, वो हमारे बजट में, हमारी तहज़ीब में, हमारे कल्चर में अब तक नॉर्थ इंडिया में नहीं आया है। तो इस चीज़ को इसका सामना करने के लिए, इस चुनौती को, इस पहाड़ को तोड़ने के लिए कोई बड़ा कदम की आवश्यकता थी, और तब हम सब ने बैठ के यही निश्चय किया कि नाटक तक, सभागार तक लोगों को लाने के लिए एक चुंबक की आवश्यकता होगी, और और होगा ये कि एक नाटक में 18-20 लोग काम करते हैं, 18-20 लोग की मेहनत जाती है। अगर उन 18-20 में से एक चेहरा ऐसा है जिसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब वो एक चेहरा परफॉर्म कर रहा है लोग तभी देख रहे हैं, बाकी 18 लोग जब संवाद बोल रहे हैं वो आंखें बंद कर लेंगे कि नहीं, हम तो नीतीश भारद्वाज को ही देखेंगे या हम तो अरुण गोविल को ही देखेंगे। उस एक मशहूर कलाकार के साथ मेरे बाकी सब कलाकारों का काम, उनकी मेहनत, मेरे संवाद, मेरा डिज़ाइन, मेरी क्रिएटिविटी पहुंचनी शुरू हुई लोगों तक। और यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि जो कलाकार हमने हमेशा चुने किसी भी नाटक में, चाहे वो अरुण जी गोविल हों, नीतीश जी भारद्वाज हों, पुनीत इस्सर हों, राकेश बेदी, किरण कुमार, आप देखिए अवतार गिल, हिमानी शिवपुरी,
अनूप सोनी, काम्या पंजाबी, निवेदिता भट्टाचार्य, कविता कौशिक, इनमें से कोई भी किरदार, कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जिस पर आप ये फिंगर पॉइंट कर सकें कि ये सिर्फ एक फेमस चेहरा है और ये अदाकार अच्छा नहीं है। इनमें से मोस्टली कलाकार वो हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर से करी, संघर्ष से करी और बाद में जाके अपनी मेहनत से वो एक मुकाम पर पहुंचे। तो वो भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को कि ये लोग थिएटर से शुरू करके एक मुकाम पर पहुंचे और वापस आके वो थिएटर कर रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़ा इंस्पिरेशनल सोर्स बन जाता है। तो कोशिश हमेशा ऐसी रही कि उस चेहरे को चुना जाए जो पहली बात उसका किरदार को जस्टिफाई कर पाए, वैसा परफॉर्मेंस दे पाए, लोग उसको उस चरित्र में एस्टेब्लिश करें। और डेफिनेटली अगर अरुण गोविल राम का चरित्र निभाने आ रहे हैं या नीतीश भारद्वाज कृष्णा कर रहे हैं तो उनको देखने के लिए सैकड़ों हज़ारों की भीड़ आएगी। और इस चीज़ ने हमारे लिए वर्क किया। लोग आए, लोग हमारे नाटकों को देखने के लिए पहुँचे, महंगे टिकट लेके पहुँचे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे कलाकारों को और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले, वो पूरे हिंदुस्तान में घूमे। कोई ऐसा बड़ा मंच नहीं है, कोई ऐसा बड़ा फेस्टिवल नहीं है जहाँ मेरे कलाकार परफॉर्म नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने अपना थिएटर में, टेलीविज़न में और अब तो फिल्म्स में आकर भी वो लोग अपना करियर बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला था जो आज से 10 साल पहले लिया और हमारे दर्शकों के प्यार की वजह से, महादेव की कृपा की वजह से इस फैसले ने हमको फ़ायदा पहुंचाया। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे ग्रुप्स ने इस चीज़ को दोहराया कि बड़े चेहरे को लेकर वो नाटक में आए। तो मुझे खुशी है कि ये एक फ़ैसला जो आज से 10 साल पहले हमने लिया, आज वो थिएटर इंडस्ट्री को किसी न किसी रूप से फ़ायदा पहुंचा रहा है। जी अतुल, इससे एक्चुअली 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो जो कलाकार फ़िल्मों में अपनी कला को लेकर बहुत सैटिस्फाइड नज़र नहीं आते, उनको उनको जो है आप एक तरीके से एक मौका दे रहे हैं कि आप रंगमंच पर भी अपनी कला दिखाएँ। और दूसरा ये कि जैसे आपने बताया कि कमर्शियलाइज़ेशन हो जाता है कि लोग जो हैं घरों से निकल कर पैसा खर्च कर कर देखने आते हैं। तो ये एक दोनों तरफ से ही एक प्रॉफ़िट वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे इतने बड़े-बड़े जो कलाकार हैं इनको कैसे कन्विंस किया अपने नाटकों के लिए? तो क्योंकि आप उस ज़माने में जब स्टार्ट आपने किया तो नए निर्देशक रहे होंगे, तो कैसे ये लोग तैयार हुए? ये थोड़ा-सा बताइए। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो हथियार या सबसे बड़ा जो मोटिवेशन इन कलाकारों को मिला, जिसके लिए मैं अब तक ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो हमेशा स्क्रिप्ट और कंटेंट रही। मतलब आज तक ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि जो जो नाम मंच पर आए वो तो आए, उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिनको मैंने अप्रोच किया, बहुत बड़े नामों को अप्रोच किया, पर वो नहीं आए। नहीं आने की वजह कमर्शियल रही होंगी कि उन्होंने जितनी फीस या जितना ऑनरेरियम मुझसे एक्सपेक्ट किया था मैं ऑफ़र नहीं कर पाया हूँगा। लेकिन उन्होंने तक भी मेरे नाटकों की स्क्रिप्ट की बहुत तारीफ़ करी और कहा कि हम उम्मीद करेंगे कभी ऐसा हो कि आपको बड़ा प्रोड्यूसर मिले, आप हमारे साथ काम करें, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। एक तय अमाउंट से ज़्यादा से कम हम में नहीं आ पाते, बिकॉज वो बहुत सी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं, एजेंसीज का भी कमीशन होता है, 50 बातें होती हैं। तो वापस अपनी बात पे आते हुए कि चाहे वो चक्रव्यूह की स्क्रिप्ट हो, चाहे वो रावण की रामायण की स्क्रिप्ट हो, चाहे वो राम की हो, पजामा पार्टी हो, बालीगंज, इन सभी कलाकारों को स्क्रिप्ट में एज एन एक्टर जो उनको चैलेंजेस मिल रहे थे, जो हम मैसेज देना चाह रहे थे, जिस तरह की ज़ुबान का हम इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह के सीन्स हम लोग डिज़ाइन करके लेके जाते थे, मैं हमेशा पूरी तैयारी से किसी भी बड़े कलाकार को अप्रोच करता हूँ। क्योंकि देखिए समझने वाली बात है कि ये कलाकार आपको सिर्फ एक ही मौका देंगे, आप बार बार इनके पास मीटिंग के लिए या फ़ोन नहीं कर सकते हैं। उस एक ही मौके में आपको उनको कन्विंस करके लाना है। तो मैं पूरी तैयारी से जाता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, उसमें इनका पात्र क्या है, उनके पात्र को कैसे दिखाया जाएगा, कैसे ऑडियंस तक उनकी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ पहुँचेंगी। डेफिनेटली जाहिर सी बात है उसके बाद पैसे के ऊपर बात भी होती है, कौन सा होटल बुक कराया जाएगा, किस तरह की फ़्लाइट रहेंगी, किस तरह की हॉस्पिटैलिटी रहेगी। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ना तो आप इससे आप बच सकते हैं, ना इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ना इसको आप दबी ज़बान में बात कर सकते हैं। खुल के इस बारे में बात की जाती है, खुल के नेगोशिएशंस होती हैं, हम भी अपनी मजबूरियाँ बताते हैं, वो भी अपनी मजबूरियाँ बताते हैं, और फिर जाके आपस में एक तालमेल बैठाया जाता है और एक पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। पर वो सब बातें सेकेंडरी होती हैं। हमेशा
जो भी आर्टिस्ट ने मेरे साथ काम करना स्वीकार किया है उन्होंने तो कम से कम मुझे यही बताया कि उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन वो किरदार करना है। उनको वो किरदार, वो संवाद, वो सिचुएशन, वो नाटक इतना पसंद आता है कि वो उसको दिल से करना चाहते हैं। और उसके बाद एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है फिर वो भूल जाते हैं कि मैंने कितने घंटे कितने दिन कमिट किए हैं। फिर वो घंटों का और दिनों का हिसाब नहीं लगाते। जब तक नाटक तैयार नहीं हो जाता मुझे दिल खोल के टाइम देते हैं, दिल खोल के रिहर्सल्स करते हैं, क्योंकि वो फिर उनकी खुद जिम्मेदारी बन जाती है कि अभी नाटक मेरा हो गया और मंच पर अतुल नहीं जाएगा, मंच पर मैं जाऊंगा अपने चेहरे के साथ। तो इसी तरह से सर हम लोग आज तक अपने एक्टर्स को कन्विंस करते आए हैं। और लॉकडाउन ना होता तो और एक दो बहुत बड़े नाटक बहुत बड़े कलाकारों के साथ अब तक दर्शकों के सामने आ चुके होते, पर कोई बात नहीं, जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी हम कुछ बहुत अच्छे नाटक आपके सामने और लेकर आने वाले हैं। ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं या कहें भारत की जो पौराणिक कहानियां हैं, उनके प्रति आपका एक अलग ही रुझान हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए चक्रव्यूह में आपने महाभारत से आपने इंस्पिरेशन ली, या कह लीजिए द्रौपदी में आपने एक वुमन के प्रोस्पेक्टिव से पूरा महाभारत दिखाया। रावण की रामायण में आपने एक रावण के प्रोस्पेक्ट से रामायण की जिक्र करी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपकी इंस्पिरेशन जो है वो मैथोलॉजी से आ रही है। तो इसके पीछे जो जड़ें हैं वो क्या हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि ये सब धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो कभी आपको ये लगा इनको लिखते हुए या इनको मंचित करते हुए कि इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, कुछ इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, कभी इस तरह का डर आया मन में? इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बचपन से ही भारत का जो आध्यात्मिक इतिहास है, जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, जिसको हम पौराणिक इतिहास भी कहते हैं, उसको पढ़ने में बहुत रुचि रही। पहले टेलीविज़न पर देखा, फिर उनको पढ़ा, और उसमें सिर्फ रामायण महाभारत नहीं, मुझे हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है, चाहे वो मुग़लों का इतिहास हो, मराठाओं का इतिहास हो, उससे पहले मौर्यों का, गुप्तों का इतिहास हो, वो सब मैंने एट लेंथ पढ़ा है। और जब भी मैं खासकर ये कहानियाँ पढ़ता था रामायण महाभारत की, तो मन में बार बार ये ख्याल आता था कि जो हमको बताया जा रहा है क्या सिर्फ उतना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बताना चाहूँ कि मुझे इस बात से बड़ी परेशानी होती थी कि रामायण की कहानी ऐसे ही शुरू की जा रही है कि राम भगवान थे, विष्णु का अवतार थे, और रावण एक राक्षस था, बुरा आदमी था, उसका अंत करने के लिए राम का जन्म हुआ। तो कहानी शुरू होने से पहले ही मुझे ये जजमेंट मेरे को प्लेट में सर्व करके परोस दिया गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और मुझे हमेशा बड़ा ये लगता था कि कहानी को मुझे सुनने तो दिया जाए, मुझे कहानी सुननी दी जाए, मुझे समझने दिया जाए, फिर मैं तय करूं कि अच्छा बुरा क्या है, या अच्छा बुरा कुछ होता भी है कि नहीं होता। और बाद में जाकर जब इन कहानियों को बहुत गहन अध्ययन किया, उनके पीछे के जो दर्शन है उनको पढ़ा, तब समझ आया कि हमारे साहित्यिक इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास, जो पौराणिक इतिहास है, उसमें अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, काला सफ़ेद कुछ होता ही नहीं। सिर्फ कर्म और कर्म फल की थ्योरी है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जब इस तरह की बातें पढ़ने लगे, समझ आने लगी, तो लगा कि इन कहानियों को एक नए परिवेश में भी लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, वरना वही घिसी पिटे तरीके से लोग इस कहानियों को पढ़ते जा रहे हैं या पढ़ाई जा रही हैं। और एक बहुत बड़ा मास ऑफ दिस कंट्री है, अगर हम इंटेलेक्चुअल्स को छोड़ दें, स्पिरिचुअल लीडर्स को छोड़ दें, जो एक खास सेट खांचे में इन कहानियों को पढ़ते आ रहे हैं, और कहानियों को सिर्फ किरदारों और घटनाओं तक सीमित कर दिया गया था। उनके पीछे की जो सोच थी, उनके पीछे की जो सीख थी, क्योंकि हमारा देखिए देश जो रहा है वो कहानियों का इतिहास रहा है। जितना भी ज्ञान पहुंचाया गया अगली जनरेशन तक, वो कहानियों की फॉर्म में पहुंचाया गया। इनफैक्ट ये पौराणिक कथाएं, रामायण महाभारत लिखी ही तब गई जब वेदों और उपनिषदों का ज्ञान आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा था, उनकी लैंग्वेज की वजह से। इसीलिए साधारण लैंग्वेज में आप और हम जैसे किरदारों को लेकर कहानियाँ लिखी गई और हमको सुनाई गई। हमने उनको भगवान बना दिया, उनकी पूजा भी कर ली, मंदिर भी बना दिए, लेकिन उनसे हम क्या सीखते हैं, जीवन जीने के कौन से नए रास्ते हमको मिलते हैं, कौन सा दर्शन मिलता है, वो हमको समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मेरे पास एक लिबर्टी आई कि अब मेरे पास एक ऐसा सेटअप है, एक थिएटर कंपनी है जहाँ मैं अपने हिसाब से कहानियों को कह सकता हूँ, तब मैंने रामायण की, महाभारत की कहानियों को एक नए परिवेश में, क्या तो किसी खास किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी खास फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना शुरू किया।
जैसे रावण की रामायण में हमने रामायण को पूरा रावण के पर्सपेक्टिव से लोगों को सुनाया है। इवन लेजेंड ऑफ राम अगर आप देखें, वो लेजेंड ऑफ राम, राम की जो एक एक कथा सुनाई जाती है रामलीलाओं में, वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं रामायण की स्त्रियों की कहानी है कि किस प्रकार रामायण हकीकत में स्त्रियों की कथा है। तो अलग अलग परिवेश से इन कहानियों को हमने कहने की कोशिश करी, और मैं हमेशा से बहुत क्लियर था कि अगर मैं उसको सेम ही बात रिपीट करनी है तो उस नाटक में इतना पैसा, इतनी मेहनत, इतना समय खर्च करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बी आर चोपड़ा ने, रामानंद सागर ने, बाद में एकता कपूर ने, बाद में और बहुत लोगों ने, अभी लेटेस्ट कुणाल कोहली की रामजू गाई है। तो सिनेमा पर लोगों ने इतने भव्य तरीके से इन कहानियों को पहले कह दिया गया है कि थिएटर कभी उसको मैच कर नहीं पाएगा, और थिएटर सिनेमा के पड़े हुए इंप्रेशंस को, खासकर विजुअल इंप्रेशंस को तो टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए जब तक जो कथन है, जो कहानी है, जो टेक्स्ट है, उसमें कहने के लिए कोई नई बात नहीं है, तो मैं नाटक कभी नहीं बनाऊंगा। तो कोई भी नाटक कहने को रामायण महाभारत है, पर उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसको आप देखेंगे, उसमें हमेशा एक नई बात कहने की, एक नई फिलॉसफी देने की कोशिश की गई है। और डेफिनेटली जब आप, धर्म बहुत पर्सनल मामला है, लोग बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं अपने फर्म बिलीफ से, और वो उनको टूटते हुए देखना नहीं चाहते। वो नहीं ये देखना चाहते कि रावण अच्छा कैसे हो सकता है, या शूर्पणखा के पीछे भी एक अच्छी बात या एक अच्छी फिलॉसफी हो सकती है। तो लिखते समय ये चुनौतियां आई थी, पर वही चुनौती है कि आपकी बात भी लोगों तक पहुंच जाए, और लोगों की भावनाएं भी आहत ना हो, और सब लोग नाटक से कुछ ना कुछ लेकर जाएं। तो इक्का दुक्का मौकों या इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर इन हर एक नाटक के करीब करीब 100 150 शो में कर चुका हूँ। मुझे आज तक ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई, और ऑडियंस का प्यार मुझे हमेशा मिला। और थिएटर देखने के लिए जो ऑडियंस उठकर आ रही है, अमूमन वो कहीं ना कहीं एक खुला दिल लेकर आती है, और वो एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नई लैंग्वेज सुनने के लिए आती है। तो वो हमेशा खुले हाथों से इन नई थ्योरीज को, नई फिलॉसफीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सर हम हिम्मत दिखाते हुए इस तरह के नाटक लिखते और करते हैं, और अभी तक ऑडियंस का प्यार हमको हमेशा मिलता आया है। चक्रव्यूह जो आपका नाटक है वो एक माइलस्टोन बन गया है आज की तारीख में। इसके इतने शोज़ हो चुके हैं पूरे पूरे भारत में, और इसको राज्यसभा ऑडिटोरियम में भी आपने स्टेज किया था, और इस पर एक पब्लिश बुक भी आज की तारीख में अवेलेबल है। क्या वजह देखते हैं कि इस नाटक को इतना अधिक प्यार, इतनी सराहना, इतना सम्मान मिला? और जो फ़िलॉसफियाँ आपने इसके अंदर अलग तरीके से बताई हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए, ताकि जिन लोगों ने इनको देखा नहीं है, वो एक बार ज़रूर इन चीज़ों को समझें और देखें जाके। देखिए, कोई भी नाटक, कोई भी किताब या कोई भी फिल्म, कोई भी कविता, ऑडियंस उसको तब अपनाती है, या वो ऑडियंस में इतने इस कदर मशहूर, मकबूल तब होता है जब ऑडियंस को अपना कुछ, अपना अक्स, अपनी कोई समस्या, अपनी कोई खुशी, अपना कोई गम, अपना कोई बीता हुआ कल या मुस्तकबिल में आना, अपने एक मुस्तकबिल का कोई ख्वाब, जब तक ऑडियंस को उसमें नहीं दिखता है, तब तक वो इस कदर मशहूर नहीं हो पाता है। तो चक्रव्यूह में आप देखिए, चक्रव्यूह आदरणीय आडवाणी जी ने 6 बार देखा है, और अभी भी उनकी इच्छा होती है कि जब भी हो मैं इसमें देखना चाहूँगा, क्योंकि उस नाटक में जो एक बात हमने ये बोली कि अभिमन्यु इकलौता नहीं था जो चक्रव्यूह के भीतर लड़ रहा है, आप सभी अभिमन्यु हैं। अतुल भी अभिमन्यु है, सजीव भी अभिमन्यु है, नरेंद्र मोदी भी अभिमन्यु है, राहुल गांधी भी अभिमन्यु हैं, सब लोग अभिमन्यु हैं जो अपने अपने चक्रव्यूह के भीतर लड़ रहे हैं। और इस जीवन का सार ही चक्रव्यूह के भीतर लड़ना है, इससे बाहर कभी आ नहीं पाएंगे। बिकॉज व्हेन यू कम आउट ऑफ योर चक्रव्यूह, यू बिकम वन विद द यूनिवर्स। फिर आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, और उस होने के बाद तो फिर वापस आके जवाब देने की जरूरत है ही नहीं कि मुझे किसने मारा, मैंने किसको मारा। तो जब ये बात लोग, इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम एक बात कहते हैं चक्रव्यूह में कि जैसे पृष्ठ भाग्य के सबको स्वयं ही पढ़ने पड़ते हैं, वैसे अपने अपने युद्ध सभी को स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं। उस चक्रव्यूह का युद्ध अभिमन्यु का युद्ध था, वो उसको लड़ना ही था। तो इस तरह की बातें जब ऑडियंस तक पहुंची, और जब उन्होंने कृष्ण के मुंह से, अभिमन्यु के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनी जो सिर्फ कौरव, पांडव, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, जमीन के बंटवारे, द्रौपदी के केश, द्रौपदी का वस्त्र हरण से आगे की बात थी कि किस तरह 18 दिन का जो युद्ध था, उसमें एक एक दिन, एक एक बैटल के पीछे एक फिलॉसफी थी, एक ज्ञान था। हमने तो खाली अभिमन्यु का वध लिया, चाहे वो द्रोणाचार्य की हत्या हो, चाहे वो भीष्म
कि बाणों की शैया हो, कोई भी एपिसोड रहा हो, उसके पीछे हज़ारों हज़ारों फिलॉसफीज़ हैं। जब इस तरह की बात पहली बार ऑडियंस के सामने आई तो उनको ये बहुत पसंद आई। मंच पे इसकी सफलता के कारण नीतीश भारद्वाज का होना भी था, नाटक का कविता शैली में होना भी था, नाटक की रूप सज्जा, मंच सज्जा जो थी वो लोगों को बहुत प्रेरणादायक लगी। फिर नाटक जब छप कर आया तो किताब को भी बहुत प्यार मिला, बिकॉज़ कुछ भी कहा जाए, हिंदुस्तान में अच्छी कविता पढ़ने वाले लोग हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। तो बहुत से मुझे खुशी होती है, बहुत से नाट्य विद्यालयों में ऑडिशन के लिए बच्चे मुझसे चक्रव्यूह की स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं, उसको याद करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हॉस्टल्स में बच्चे इसके संवाद याद कर कर के एक दूसरे को सुनाते हैं। तो मुझे खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि चक्रव्यूह नाटक के या और किसी भी नाटक, किसी भी के निर्देशक का रहा हो, कोई भी फिल्म रही हो, जब तक वो ऑडियंस उसको अपना करके नहीं देखती, ऑडियंस को अपना अस्तित्व, अपना अक्स, अपनी परछाई उसमें नहीं दिखेगी, तब तक वो इस स्तर तक कामयाब नहीं हो पाएगा। तो यही वजह मुझे लगती है कि मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे नाटक के साथ लोग जुड़े और आज तक भी जुड़ते हैं, और आज तक भी लोग चक्रव्यूह नाटक के मंचन का इंतज़ार करते हैं। जी अतुल, आप बॉलीवुड को रंगमंच में तो लेकर आ गए। अब मुझे लगता है कि आपकी सेकंड इनिंग्स होनी चाहिए जहाँ पे आप इन रंगमंच के कलाकारों को जो आपके साथ जुड़े हैं, इनको बॉलीवुड में लेकर जाएँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अब बॉलीवुड में आपकी दस्तक हो ही चुकी है, तो अब बतौर लेखक, निर्देशक कब पदार्पण कर रहे हैं बॉलीवुड की दुनिया में? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि अब डेफ़िनेटली 10-12 साल लगातार थिएटर करने के बाद एक नेक्स्ट नेचुरल स्टेप जो मन में आता है वो यही है कि अब इन कहानियों को, इन किरदारों को या और भी नई कहानियों, नए किरदारों को लिखा जाए और उनको बड़े पर्दे पर लेकर जाया जाए। अच्छी बात ये हो गई है कि अब नाटकों को भी, गंभीर नाटकों की कहानियों को, उनकी स्क्रिप्ट्स को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसे कि मेरा नाटक बालीगंज 1990 है, उस पर रात बाकी है फिल्म बनी। उसके ऑफिशियल राइट्स ज़ी5 ने लिए मुझसे और उसके बाद उन्होंने उसको फिल्म में डेवलप करके तैयार किया। इसी प्रकार में नाटक है पजामा पार्टी, उसके भी ऑफिशियल राइट्स एक प्रोडक्शन कंपनी मुझसे ले चुकी है और उस पर भी फिल्म की तैयारी चल रही है। तो ये तो वो सिलसिले हैं जो मेरे नाटकों को फिल्मों में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मैं फिल्मों के लिए भी नई स्क्रिप्ट्स, वेब सीरीज़ के लिए भी नई स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ और मेरे कलाकार बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने 10-10, 12-12 साल दिए हैं थिएटर को, कि अब उनको भी एक मौका बड़े पर्दे पर दिया जाए। तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मौका भी आएगा कि जब निर्देशन की कमान भी मेरे हाथ में आएगी, तब मैं ज़्यादा वज़न डालकर अपनी बात कह पाऊँगा कि मुझे इसी कलाकार के साथ काम करना है या यही कलाकार। ऑफ कोर्स किसी भी बड़ी फिल्म को बड़ा बनाने के लिए, हिट कराने के लिए, दोबारा वही बात की बहुत से दर्शकों तक पहुँचाने के लिए 1-2 नामी चेहरे ज़रूर चाहिए होते हैं, मगर हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारे यंग एक्टर्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ 10-12 साल थिएटर किया है, कि वो ही इतने नामी हो जाएं एक दिन कि हमें किसी और की तरफ ना देखना पड़े। तो उस तरफ कवायद बिल्कुल तेज़ी से चल रही है। बस ये 1 साल का जो एक ब्रेक आ गया हम सभी के जीवन में, उसने हम सबको तो डेफिनेटली 2-3 साल पीछे कर ही दिया है और मुझे कोई परहेज़ नहीं है इस बात को स्वीकार करने में कि वापस से मेहनत जाएगी थिएटर कंपनी को खड़ा करने में, वापस से मेहनत जाएगी उस रफ्तार पर आने में जिसमें हम साल के 90, 100, 125 शो किया करते थे। और अब एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी के साथ बीच से कहीं रास्ता सिनेमा का भी निकालना है और धीरे धीरे वो रास्ते निकल भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल में तो गतिविधियां थोड़ी सी रफ्तार कम रहेगी, पर अगला साल आते आते थिएटर और सिनेमा में भी बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे अच्छे काम देखने को मिलेंगे। ऐसी हमारी कोशिश भी है और ऐसी हमारी इच्छा भी है। अतुल, आपने एडेप्टेशंस भी किए काफ़ी सारे, प्रेमचंद हो या मंटो हो या फिर विलियम शेक्सपियर हो, इनमें भी आपने एक अलग पर्सपेक्टिव अपना रखा। तो इनको करते हुए क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? जी हाँ, क्योंकि मन में बात वही थी कि अगर कोई कहानी एक अंदाज से, एक नज़रिए से पहले सुना दी गई है, तो उसको दोबारा मैं क्यों सुनाऊं जब तक मेरे पास कोई नज़रिया नहीं है। तो चाहे वो मंटो हो, चाहे वो प्रेमचंद और धर्मवीर भारती की कहानियों को अमेलगमेट करके एक नया नाटक रचना हो,
चाहे वो विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को सौदागर के रूप में लोगों के सामने लेकर आना हो, जब तक कोई नया एक दृष्टिकोण मन में या जहन में नहीं आता था, उस नाटक को हम नहीं उठाते थे या उस नाटक को लिखने की ज़हमत नहीं करते थे। और जैसे ही कोई नया सुर मिल गया, कोई नया तार मिल गया कि नहीं, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, या शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंडियन सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से भी ढाला जा सकता है, और जब एक बार वो सुर मिल जाता है तो अपने आप थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, एक के बाद एक चरित्र अपने आप खड़ा होने लग जाता है और अपने आप एक संवादों की लय बन जाती है। चुनौती यही रहती है कि जब इतने बड़े नामों के साथ आप खेल रहे होते हैं, इतने बड़े नामों के जो कृतियाँ हैं उनको आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर रहे होते हैं या एक नए अंदाज में पेश कर रहे होते हैं, तो वो एक डर हमेशा रहता है कि लोगों की भावनाएं, लोगों की यादें, अब प्रेमचंद ऐसा है कि जो लोगों ने अपने जीवन की अलग अलग पड़ाव पर पढ़ा है, धर्मवीर भारती को आपने जब 20 साल के रहे होंगे तब भी पढ़ा, फिर 40 साल के हुए तब दोबारा पढ़ा, फिर 60 साल के हुए तब दोबारा पढ़ा लोगों ने, और हर बार उनको एक नया आयाम, एक नया रंग उसी कहानी में, जैसे गुनाहों का देवता एक उनका नावल है धर्मवीर भारती का, जो लोग बोलते हैं कि हर बार नया लगता है। तो जब इतने भावनाएं जुड़ जाती हैं लोगों की किसी लेखक के साथ या उसकी कृतियों के साथ, तो उनके साथ छेड़छाड़ करने में थोड़ा डर लगता है, पर हम अपनी ईमानदार कोशिश करते हैं कि जो जो धरातल है, जो कहानी का जो एक एक धरातल है, एक भूमि है, उसको वही रख के उसको बदले बिना उस पर नए पौधे, नए फूल उगाए जाएं। और कई बार कोशिश कामयाब होती है, कई बार कोशिश नहीं भी कामयाब होती, पर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी भी एस्टेब्लिश्ड या किसी भी बहुत प्रसिद्ध प्रचलित टेक्स्ट को उठाया जाए और उसको अगर हम अपनी नाटक कंपनी में दिखाने जा रहे हैं, तो जब तक कोई नई बात कहने के लिए नहीं है तो हम उस पर नहीं अपना समय लगाते या नहीं अपना एनर्जीज लगाते। जी अतुल, सामान्य तौर पर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो रंगकर्मी होते हैं वो अपने एक ही नाटक को लेकर पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल देते हैं, या फिर कहें कि एक ही जॉनर पे ही काम करते रह जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपकी बात करूं तो आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ मुझे लगी है वो यही है कि आपका एक जॉनर जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को लेकर था वो एकदम पीक पे था। उसके बावजूद आपने थ्रिलर्स पे काम किया, कॉमेडी पे काम किया, सटायर्स बनाए आपने, एडप्टेशन पे काम किया, रोमांस पे काम किया। तो इतने सारे जो जॉनर हैं आपने एक्सप्लोर किए, तो ये क्या खुद से ही आपके भीतर जो राइटर है, जो लेखक है, उसी को आप बार बार ये चैलेंज करते थे कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, या फिर इसके भी कुछ कमर्शियल रीजंस रहे कि आपको लगा कि अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो मुझे अलग अलग तरह के जॉनर पे काम करना पड़ेगा? सर, इसमें रीज़न दोनों थे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो बड़ा रीज़न था, मतलब जो ज़्यादा बड़ा रीज़न था, वो यही था कि जिस तरह से ऑडियंस भी एक तरह के नाटक देख देख के बोर हो जाती है या ऊब जाती है, और उस तरह से एक लेखक या कोई भी कलाकार एक ही चीज़ कर कर के बार बार उसके मन में फिर एक उत्सुकता जागने लगती है कि क्या मैं यही करता रहूँगा, क्योंकि उसके बाद मतलब आपने चक्रव्यूह कर लिया, द्रौपदी कर ली, रावण की रामायण कर ली, और उन सबको तारीफ़ें मिल रही थी, उन सबको अच्छा लग रहा था, पर एक समय के बाद उन तारीफ़ों के रंग, उनका शोर बहुत था पर मेरे तक उनका रंग नहीं पहुंच रहा था। लग रहा था कि हाँ, ये तो पहले भी कर चुके हैं, हाँ ठीक है, एक और नाटक कर देंगे, अब अभिमन्यु पे किया है, अब अश्वत्थामा पे कर देंगे, फिर कर्ण पे कर देंगे, और इन सब नाटकों की स्क्रिप्ट तैयार है मेरे पास। पर एकदम से ख्याल आया कि नहीं यार, अब नहीं, क्योंकि लोग भी कहने लगे थे कि अतुल तो सिर्फ इसी प्रकार के नाटक करता है। लोगों की बात का इतना असर नहीं लेते, वो ठीक है, पर मन से लगा कि नहीं, अब कुछ नया करना चाहिए। और फिर प्राइमरी थॉट वही था, कुछ नया करना चाहिए। फिर जब वो नया करने का थॉट आया तो जो आपने कमर्शियल रीज़न की बात करी, उसमें प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस का डर था कि हमारे माइथोलॉजिकल प्लेस देखने के लिए लोग आते हैं, ये भी हो सकता है कि लोग कॉमेडीज़ को या सस्पेंस थ्रिलर्स को या सोशल ड्रामास को तुरंत तो टोटली नकार दें कि नहीं नहीं, अतुल कहाँ कॉमेडी करेगा या सस्पेंस करेगा, वो तो माइथोलॉजी करता है। तो वो एक कमर्शियल चैलेंज था, पर उस चैलेंज को हमने लिया और शुरुआत करी डैड्स गर्लफ्रेंड नाम के कॉमेडी प्ले से, जिसमें कोई सेलिब्रिटी भी नहीं था। उसके बावजूद वो नाटक पूरे हिंदुस्तान में हुआ। फिर हमने बालीगंज किया, पजामा पार्टी किया। तो तब समझ आया कि नहीं, अगर शिद्दत से किया जाए, मेहनत से किया जाए, समय लगाया जाए, तो किसी भी जॉनर में रिसर्च करने के बाद, अच्छी लिखाई करने के बाद नाटक खड़ा किया जा सकता है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि ऑडियंस ने मेरे नाटकों को
सराहा और उसके बाद उनको कमर्शियली भी हिट कराया। और मुझे एक लिटरेरी सेटिस्फेक्शन भी मिला कि बालीगंज या पजामा पार्टी ऐसे नाटक नहीं है जो सिर्फ मंच पर ही ताली बजवाते हैं। कल को इंशाल्लाह जब नाटक छपेंगे तो लोग इन नाटकों को पढ़ेंगे भी और इनकी एक साहित्यिक मूल्य है उसको भी लोग उसकी भी प्रशंसा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी5 पर प्रदर्शित अभी ताज़ा फिल्म रात बाकी है, आपकी आपकी ही कहानी बालीगंज पर आधारित है। तो ये कैसे फ़िल्म का सफ़र तय हुआ? क्योंकि अनूप सोनी जो हैं शायद मुझे लगता है कि एक कनेक्टिंग लिंक हैं, क्योंकि वही आपके नाटक में भी थे और वही फ़िल्म के अंदर भी हैं। और एक बहुत ही ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहूँगा कि एज़ अ राइटर आप इस फ़िल्म से कितने खुश हैं? जी हाँ, अनूप सोनी जी डेफ़िनेटली इस पूरे उपक्रम के सूत्रधार रहे। वो इस नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जब इस नाटक के हमने बॉम्बे में शोज़ शुरू किए तो उनके सारे जो मित्र लोग हैं, जो नेटवर्क के लोग हैं, वो इस नाटक को देखने आते थे। उसी सिलसिले में जी5 की कंटेंट टीम के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स देखने आए एंड वो तो सिर्फ नाटक को अनूप सोनी के दोस्त के तरीके से ही देखने आए थे, पर उनको नाटक को देख के उसमें फ़िल्म की संभावनाएँ लगीं कि ये तो बहुत अच्छी फ़िल्म बन सकती है। और उन्होंने अनूप सोनी साहब को ये आइडिया दिया कि क्यों ना इस पर एक फ़िल्म बनाई जाए और हम इस फ़िल्म को बनाना चाहेंगे। और उसके बाद अनूप सोनी जी और मैं उनसे मिले, उनके साथ हम लोग बैठे, तो तय ये हुआ कि इस नाटक के राइट्स वो लोग लेंगे और इस नाटक पर बेस्ड फ़िल्म रहेगी, लेकिन उस फ़िल्म की कहानी जो है वो कहानी दोबारा से नए सिरे से लिखी जाएगी और उसके लिए डेफ़िनेटली वो एक ऐसे ज़्यादा अनुभवी स्क्रीन राइटर की मदद लेंगे जिसको 2, 4, 5 फ़िल्में या वेब सीरीज़ लिखने का अनुभव रहा हो। तो मेरा कंट्रीब्यूशन इस नाटक में, इस फ़िल्म में यही है कि ये मेरे नाटक बालीगंज 1990 का ऑफ़िशियल स्क्रीन एडैप्टेशन है, जिसका जो मुख्य तार है, जो मुख्य सुर है या जो सोल है, वो इस नाटक से लिया गया है। उसके बाद इसकी कहानी दोबारा से लिखी गई है, क्योंकि नाटक अगर आप देखें तो नाटक में सिर्फ 2 ही किरदार हैं, कार्तिक और वासुकी, और पूरा नाटक में सिर्फ यही 2 किरदार मंच पर रहते हैं, इन्हीं की कहानी है। पर फ़िल्म में और बहुत सारे किरदार, पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया है। तो और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि नाटक में दर्शक 1.5 घंटे या सवा घंटे 2 किरदारों को देख के एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, उसका लुत्फ़ लेते हैं। पर फ़िल्म में सिनेमा एक बड़ा कैनवस है, उसमें ऑडियंस को बाँधने के लिए, ख़ासकर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ पर आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि अगर आपको पहले 5 मिनट में फ़िल्म पसंद नहीं आ रही है, तो आप बटन दबा के किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट हो जाएँगे। तो बहुत सारे किरदार, बहुत सारी उसमें अलग-अलग प्रकार की बातें डालनी पड़ती हैं। वही हुआ, फ़िल्म का कैनवस बहुत बढ़ाया गया। तो डेफ़िनेटली नाटक अलग है, फ़िल्म अलग है और फ़िल्म देख के मुझे अच्छा लगा। मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है कि मेरे नाटक पर एक फ़िल्म बनाई गई और अपना नाम वहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो हो सकता है कि मेरी ओपिनियन फ़िल्म को लेके बायस्ड रहे, पॉज़िटिव या नेगेटिव दोनों ही तरीके से, तो उसको मैं रिज़र्व रखूँगा ओपिनियन को। पर हाँ, फ़िल्म को अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, लोगों को उसकी कहानी, उसका सस्पेंस पसंद आ रहा है और डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है। अगर मुझे मौका मिलता इस पूरी फ़िल्म को लिखने का, तो शायद मैं किसी और तरीके से इसको अप्रोच करता। पर अभी जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ऑडियंस के और जो जी5 चैनल से हमको पता चल रहा है कि जो उनकी भी जो एल्गोरिथम्स हैं, जो फिगर्स उनके पास आ रहे हैं, फ़िल्म अच्छा कर रही है और ऑडियंस को ये पूरी टीम का एफ़र्ट पसंद आ रहा है। अतुल, ज़ाहिर-सी बात है आपने एक अभी शुरुआत करी है, अब एक लंबी इनिंग्स आपको फ़िल्मों में भी खेलनी है। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ़िल्मों में कामयाबी आपको जब मिल जाएगी, उसके बाद क्या तब भी आप रंगमंच पर लौटना चाहेंगे, या जो आपका पहला प्यार जो है, मुझे लगता है कि शायद वो रंगमंच ही है, उसको आप कितना चेरिश करते हैं? आने वाले समय में भी आप इससे जुड़े रहेंगे? किस तरह से देखते हैं अपना फ्यूचर आप? जी, रंगमंच की तरफ लौटने का तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि लौटा तो वहाँ जाता है जहाँ से आप उठ जाएँ या जहाँ से आप चले जाएँ। ये बिल्कुल तय बात है कि रंगमंच मेरा हमेशा चलता रहेगा, नए नाटक भी बनते रहेंगे, पुराने नाटकों के शोज़ भी होते रहेंगे और उसके लिए ये सिर्फ़ हम कहने की बात नहीं है, उसके लिए हमने जो भी कॉर्पोरेट सेटअप रिक्वायर्ड है, जो डिविजन्स का अंतर करना कि ये थिएटर डिवीज़न रहेगा, ये फ़िल्म डिवीज़न रहेगा, ये लोग फ़िल्म में काम करेंगे, ये लोग थिएटर का काम सँभालेंगे, और किस तरह से मैं उन दोनों चीज़ों को सँभालूँगा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी लिटरेचर का विंग भी जुड़ने वाला है। मैं बहुत जल्दी प्रोफ़ेशनल राइटिंग को भी गंभीरता से ले रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 2 नॉवेल्स पे काम कर रहा हूँ, तो वो काम भी चालू है। तो राइटिंग एंड फ़िल्म्स एंड थिएटर, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब में समय बटेगा, सबको पूरी प्राथमिकता दी जाएगी और इन सब के बीच थिएटर विल ऑलवेज़ बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज़ यहीं से शुरुआत हुई है। तो
थिएटर का हाथ, थिएटर का साथ, मैं कौन होता हूँ छोड़ने वाला। मैं दुआ करता हूँ कि थिएटर मेरा साथ कभी ना छोड़े और थिएटर हमेशा मुझे अपने सीने से लगा कर रखे। अतुल, आपके सभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए और सभी काम जो आप आने वाले समय में हमारे सामने लेकर आएंगे, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरे और पूरे रेडियो प्लेबैक इंडिया की टीम की तरफ से। आपने हमसे समय निकाल कर इतनी बातें करी, इतनी सारी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जाते जाते कुछ भी जो आप हमारे श्रोताओं के लिए कहना चाहें, जो आपको लगता है कि कोई बात जो उन तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे समय दिया, मेरी बातों को, मेरे अनुभवों को सुना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही, आप जैसे दर्शकों, पाठकों की वजह से ही हम जैसे कलाकार हैं जो कुछ भी लिखते हैं, कहते हैं, संवाद याद करते हैं, गीत गाते हैं, और आप जैसे श्रोता ही अपना समय, अपनी रुचि हमारे साथ शेयर करके हमारी खुशी में खुश होकर, हमारे गम में दुखी होकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ जैसे और मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा काम करने वाले कलाकार, गुणी लोग इस प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे। उनको भी आप सुनते रहिए और अपना फीडबैक हम तक हमेशा पहुंचाते रहिए, क्योंकि श्रोता और दर्शक ही एक कलाकार की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। वो शक्ति आप ही हैं, वो शक्ति हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहे और हमको सशक्त करती रहे, यही मैं दुआ करता हूं। और एक बार वापस से सजीव जी को, उनकी पूरी टीम को, रेडियो प्लेबैक इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे समय दिया इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचार ताज़ा करने के लिए। आपको भी अब इस कार्यक्रम के आने वाले सभी संस्करणों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Radio Playback India.